कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 6 साम्यावस्था। इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों पर अभी डिस्कशन करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अंग्रेजी के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बाकी कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोस को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है। शुद्ध ठोस अथवा द्रव की मोलर सांद्रता नियत होती है। यही कारण है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित किया जाता है। तो शुद्ध द्रव और ठोस को उपेक्षित करने का कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनकी मोलर सांद्रता क्या होती है, नियत होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिक साम्यावस्था से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। वह साम्य जो भौतिक परिवर्तनों या प्रक्रमों में प्राप्त होता है भौतिक साम्य कहलाता है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, भौतिक साम्यावस्था क्या है, जो भौतिक परिवर्तनों में प्रक्रमों में प्राप्त होता है। तो चाहे परिवर्तन लिख दीजिए, प्रक्रमों लिख दीजिए। तो जो साम्य भौतिक प्रक्रमों में प्राप्त होता है उसे भौतिक साम्य कहते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती हैं। अतः यह भौतिक साम्य 3 प्रकार का हो सकता है। तो भौतिक साम्य में रसायन नहीं बदलता है, केवल उनकी अवस्थाएं बदलती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, भौतिक साम्य। जैसे किसी ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को किस में बदल सकते हैं, ठोस में बदल सकते हैं, या द्रव को गैस में बदल दें और गैस को किस में बदल दें, द्रव में। इसी तरह ठोस को गैस में और गैस को किस में बदल दें, ठोस में बदल दें। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये किस तरह के परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन। और इनमें जो साम्य स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक साम्य। अगला प्रश्न देखते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, तो उसको समझते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा विलयन की तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप इससे पढ़ेंगे तो आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा है अल्फा, और ये है विलयन की तनुता, और ये हो गया वर्गमूल। तो यहाँ पर सीधे ऐसे कह सकते हैं कि जो वियोजन की मात्रा होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से ये सूत्र है, सूत्र में भी लिख सकते हैं इसमें, जहाँ अल्फा वियोजन की मात्रा हो गया, जो के आया वो वियोजन स्थिरांक हो गया, भी जो है तनुता है विलयन का लीटर में आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट विलेय हो तो उसको तनु विलयन कहा जाता है, और सी जो है 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये सांद्रता बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं। तो बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन जिसका वह विलयन है, तो वह विलयन होता है जिसका पीएच मान निश्चित होता है, तनुता से पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, अल्प मात्रा में अम्ल मिला देने से या क्षार मिलाने से पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे बफर विलयन कहते हैं। तो फिर से देख लेते हैं बफर विलयन क्या है। पीएच का मान निश्चित होगा, तनुता से पीएच परिवर्तित नहीं होगी, यदि उसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिला दें और क्षार मिला दें तो पीएच के मान में परिवर्तन नगण्य होता है या होता ही नहीं है, तो ऐसे विलयन को हम बफर विलयन। अगला प्रश्न है, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर विलयन क्या है। तो अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल और उसके कार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन होते हैं। जैसे यहाँ पर CH3COH एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल कहलाया, और CH3COONA ये जो है अकार्बनिक लवण कहला गया। तो इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, अम्लीय बफर कहला जाएगा। इसके बाद क्षारीय बफर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, दुर्बल क्षार और उसका अकार्बनिक लवण का मिश्रण क्या कहलाएगा, क्षारीय बफर कहलाएगा।
तो अम्ल जो है, अम्ल का ही दुर्बल अम्ल और कार्बनिक लवण का मिश्रण होता है उसी का, और यहाँ पर जो क्षार होता है वो दुर्बल क्षार और उसका अकार्बनिक लवण का मिश्रण होता है। जैसे यहाँ पर NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम क्लोराइड है, तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षार है और ये जो अमोनियम का है ये अकार्बनिक लवण है। तो इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाया? क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है ली सातेलियक का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय का ताप, दाब, सांद्रण में कोई परिवर्तन ना हो तो, ये तो इसकी कंडीशन हो गई, तो साम्य इस प्रकार विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। यह नियम भौतिक और रासायनिक साम्यों दोनों में लागू किया जा सकता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए दो पात्र हैं और एक पात्र में जो है यहाँ पर कम दाब में गैस भरी है और यहाँ पर अधिक दाब में गैस भरी है, और इनका ताप दाब यदि न बदला जाए और इसमें से एक छेद कर दिया जाए तो गैस कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? अधिक दाब से कम की ओर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो ये परिवर्तन उस दिशा की ओर होता है जिससे ये प्रक्रिया क्या हो जाए? उदासीन हो जाए, प्रभावहीन हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे ये भौतिक प्रक्रम हो गया। मान लीजिए हम दो बाल्टियों में यहाँ पर पानी भर लेते हैं, यहाँ भी हम दूसरी बाल्टी लेते हैं, इसमें भी पानी भर लेते हैं। अब एक में जो पानी है यहाँ तक ऊंचाई तक भरा है और यहाँ तक यहाँ भरा है, और इसको हम दो ट्यूब से इस तरह से जोड़ देते हैं कि ये पानी इधर से इधर आ सकता है। तो अब देखिए पानी कहाँ से कहाँ आएगा? ये ए से बी की ओर आएगा कि बी से ए की ओर जाएगा? तो ए से बी की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। तो यहाँ पर यही है कि यदि हम किसी निकाय के ताप में, दाब में, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो जो परिवर्तन है वो इस प्रकार विस्थापित होता है या इस प्रकार चलता है कि ये दोनों किस अवस्था में आ जाएं? साम्यावस्था में हो जाएं, एक दूसरे को उदासीन कर दें। तो इसे हम क्या कहते हैं? ली सातेलियक का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है साम्यावस्था पर उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उत्प्रेरक मिलाने से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा साम्य स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक के उपयोग से साम्य जल्दी स्थापित होता है क्योंकि उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं दोनों की दर समान रूप से बढ़ा सकता है। तो इसलिए इस तरह से साम्यावस्था में उत्प्रेरक कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोनिया लुईस क्षारक है क्यों? अमोनिया के इलेक्ट्रॉनिक संरचना से स्पष्ट है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकांकी या एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जिससे वह रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सकता है। इसलिए अमोनिया प्रबल लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान में दे सकता है जो पदार्थ, वही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इस तरह से अब यदि यहाँ पर अमोनिया बनाना है तो एक एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन का दान दिया, एक बंध बना लिया। दूसरा हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बंध बना लिए। तीसरा हाइड्रोजन आया, ये भी साझा किया और ये भी ये कर लिए, ये तीनों साझे से बन गए। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दान में दे सकता है, दूसरे तत्व को। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लुईस क्षार। तो जो पदार्थ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दूसरों को दान में दे सकता है वो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है बफर विलयन के उपयोग लिखिए। तो चलिए देखते हैं बफर विलयन के उपयोग क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के अध्ययन में पीएच का मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन का प्रयुक्त किया जाता है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया हमको अध्ययन करना है तो उसका पीएच मान नहीं बदलना चाहिए, नियत रहना चाहिए। इसके लिए हमको बफर विलयन का प्रयोग करना है, क्योंकि बफर विलयन ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान आसानी से नहीं बदलता है। इसके बाद है किण्वन से अल्कोहल का निर्माण करने के लिए भी पीएच मान 5 से 6.8 के बीच होना चाहिए।
शक्कर और कागज़ के निर्माण तथा विद्युत लेपन निश्चित पीएच पर होता है। तो यहाँ पर ये बफर विलयन का उपयोग है कि इसको स्थिर बनाना है, तो ये काम हो सकता है। और यदि हम पीएच के मान को स्थिर कर देते हैं तो वही तो बफर विलयन होता है। तो वह विलयन जिसके पीएच का मान जो है स्थिर हो जाए वैसा विलयन क्या कहलाता है? बफर विलयन कहलाता है। गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब एवं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैस के अणु विलायक के अंतर अणु के स्थान में समा जाते हैं। तो यही है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में आप दाब लगा देंगे और गैस को भर देंगे, तो दाब लगाने पर गैस को ज़्यादा भरा जा सकता है। और यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ये अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये विलय न होकर के बाहर आ जाते हैं। जैसे आप यदि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं, तो यदि कोल्ड ड्रिंक्स जो है ठंडी है तो उसमें गैस की मात्रा जो है ज़्यादा घुली होती है, और यदि उसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर कभी कभी बॉटल जो होती है वो फैल जाती है, क्योंकि गैस के अणु बाहर आ जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यही समझना है कि जब दाब बढ़ता है तो गैस के अणुओं की विलेयता क्या हो जाती? बढ़ जाती है, और ताप बढ़ता है तो उनकी विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला प्रश्न है सांद्रण एवं दाब साम्य स्थिरांक में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए, अथवा केपी एवं केसी में संबंध लिखिए। तो यही है साम्य स्थिरांक के बीच संबंध या दाब ताप के बीच संबंध। चलिए यहाँ पर देखते हैं सांद्रण एवं दाब साम्य स्थिरांक में संबंध। तो यहाँ पर ये हो गया, ये सांद्रण का स्थिरांक है और ये दाब का स्थिरांक है। इनके साथ इस तरह से संबंध होता है KP बराबर KC इंटू RT डेल्टा N। यहाँ पर हमको बता देना है KP क्या है? दाब साम्य स्थिरांक, माने प्रेशर लिखा हुआ है P का मतलब, और C का मतलब हो गया ये सांद्रण साम्य स्थिरांक है। यहाँ पर C नहीं लिखा है तो नॉर्मल यहाँ पर आपको समझ लेना ये क्या है? सांद्रण साम्य स्थिरांक। R का मतलब गैस स्थिरांक, और T का मतलब हो गया परम ताप, और डेल्टा N का मतलब हो गया इसमें उत्पाद अभिकारकों के मोलों का अंतर। तो उसको हम देख लेंगे, अभी सवाल आएगा कि मोलों का अंतर कैसे निकालते हैं। फिलहाल आपको सूत्र भर ध्यान रखना है कि KP बराबर KC इंटू RT डेल्टा N होता है। ताप में वृद्धि करने से CO2 की विलेयता कम होती है, क्यों? तो फिर से वही है, ताप बढ़ाने से CO2 जो होता है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ली शीतलीय सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर यह अभिक्रिया प्रतीप दिशा विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि ली शीतलीय ये कहता है कि अभिक्रिया उस ओर विस्थापित होती है जहां साम्य स्थापित हो सके। तो यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणु बाहर आना चाहते तो उन्हें बाहर जाने देना है, तो ये प्रतीप अभिक्रिया हुई। अग्र अभिक्रिया ये है कि हम उसको घोलना चाहते थे, और प्रतीप अभिक्रिया मतलब उसी की उल्टी अभिक्रिया चालू हो जाती है, इसलिए जो है CO2 जो है उसकी विलेयता क्या हो जाती? कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, गैसों को द्रवों में घोलने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण देकर के समझाइए। तो इसके लिए हेनरी का नियम है, परीक्षा में हेनरी का नियम भी आ जाता है। तो यहाँ ऊपर यह भी लिख सकता है गैसों के द्रवों में घोलने का साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ऊपर यह भी लिख सकता है कि हेनरी का नियम लिखिए, तब भी आपको यही करना है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलेय होने वाली गैस की मात्रा साम्यावस्था पर विलयन में गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि विलेय होने वाली गैस की मात्रा m और दाब P हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि साम्यावस्था में विलेय गैस का द्रव्यमान, किसी विलायक में विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। तो आपको इस सूत्र से पढ़ना है। चलिए फिर से देख लेते हैं। m क्या है? विलेय गैस का द्रव्यमान, किसमें? साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में विलेय गैस का द्रव्यमान विलायक में घुले वो उसके विलेय गैस के दाब के क्या होता है?
समानुपाती होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर बोलना है। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसका एक नियतांक आ जाएगा, एक के हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। सोडा वाटर की बोतल बंद करते समय बोतल के अंदर गैस का वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक होता है, जिसके कारण द्रव में CO2 का अत्यधिक मात्रा विलय रहती है। बोतल को खोलने पर विलयन पर आरोपित दाब में अचानक कमी आने के कारण CO2 की विलेयता में कमी आती है, जिसके कारण साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए CO2 गैस तेजी से बाहर निकल जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। जनरली ये जो सोडा वाटर है उसको ऐसे समझ लीजिए कि जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वाली हैं, कोको कोला है, पेप्सी है और भी जो है, मैं यहाँ पर उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि यदि इस गैस इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड घोलना है तो हम घोलने के लिए क्या करेंगे, इसका दाब बढ़ा देंगे। तो जितना दाब बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसमें गैस क्या होती जाती है, घुलती जाती है। और यदि इस ढक्कन को आप अचानक खोल देते हो तो यही गैस कहाँ की ओर जाने लगती है, बाहर की ओर जाने लगती है। क्यों जाने लगती है क्योंकि ली सातेलिए का नियम ये कहता है कि कोई भी अभिक्रिया उस ओर विस्थापित होती है जहाँ साम्य स्थापित हो जाए। तो ये बाहर का दाब और अंदर का दाब समान होने के लिए ये CO2 गैस कहाँ चल निकलने लगती है, बाहर की ओर निकलने लगती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही है कि यदि हम गैस का दाब बढ़ा देंगे तो उसमें जो गैस की मात्रा है वो अधिक विलय की जा सकती है। तो इस तरह से इसको हेनरी के नियम को समझना है। अगला प्रश्न है, सम आयन प्रभाव क्या है? तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में कोई सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव सम आयनन प्रभाव कहलाता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए CH3COOH है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। अब यहाँ पर यदि हम इसको, ये 10 अणु हैं, जल में घोल रहे हैं, तो 10 हमको इसके माइनस मिल जाएंगे, 10 हमको इसके क्या मिल जाएंगे, प्लस मिल जाएंगे। अब मान लीजिए इसी के साथ हम एक प्रबल विद्युत अपघट्ट इसमें जोड़ दिए। मान लीजिए हम यहाँ पर कर रहे हैं NaCl कर देते हैं, NaCl। तब क्या होगा, ये NaCl और ये Cl माइनस, माने Na प्लस और Cl माइनस, ये जल्दी जल्दी टूट के विघटित हो जाएंगे, लेकिन इसके कुछ अणु शेष रह जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं टूट जाएगा। मतलब ये है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसका आयनिक प्रभाव कम हो जाता है और प्रबल विद्युत अपघट्ट का आयनिक प्रभाव अधिक हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सम आयनन प्रभाव। फिर से सुन लीजिए कि यदि हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के साथ प्रबल विद्युत अपघट्ट को मिला देते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सम आयनन प्रभाव। तो इस तरह से ये 2 अंक के प्रश्न हैं, इनकी तैयारी करिए। अगले वीडियो में हम 3 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।